फॉर स्पेसिफिक डिसीज इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी, ऐसा हम समझे हैं। कार्सिनोसिन हर कैंसर के पेशेंट में इफेक्ट नहीं करेगा। हमें तो जब तक अनुभव है, जब तक अपना अगर अनुभव शेयर करें तो हर केस के अंदर अलग मेडिसिन आएगा। कहीं पे कोनायम आता है, कहीं पे आर्सेनिक आता है, कहीं पे एपिस मेलिफिका भी आता है, एस्टीरियंस रुबेंस आता है, सेपिया भी आ सकता है। जो जिस मेडिसिन के सिम्टम मिलेंगे वो मेडिसिन आएगा, चाहे पैथोलॉजी का नाम कैंसर हो, कफ हो और कुछ हो, उससे हमें मतलब नहीं है। बहुत दर्द होता है जब लोग पूछते हैं सर हेयर फॉलिंग का मेडिसिन बताइए, सर एक मेरे पास इनफर्टिलिटी का केस है, कौन सा मेडिसिन दूं, कौन सा मेडिसिन स्पेसिफिक फॉर इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी के लिए कौन सा मेडिसिन स्पेसिफिक है। देयर आर नो मेडिसिन इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी विदाउट साइन एंड सिम्टम और विदाउट इंडिकेशन। अगर उसको थोड़ा बड़ा के कहें तो विदाउट इंडिकेशन। वो इंडिकेशन चाहे डेल्यूजन हो, वो इंडिकेशन सेंसेशन भी हो सकता है, वो इंडिकेशन मेंटल भी हो सकता है, वो इंडिकेशन पेशेंट के लाइफ स्पान में से भी मिल सकता है, वो इंडिकेशन पेशेंट की किसी कंडीशन में भी मिल सकता है, वो इंडिकेशन फिजिकल जनरल यानी कि भूख प्यास डिजायर एवर्जन थर्मल वहां से भी मिल सकता है, वो इंडिकेशन फिजिकल पर्टिकुलर यानी कि किस जगह पे डिसीज लोकलाइज है वहीं से भी मिलेगा, उस डिसीज में क्या होता है वहां से भी मिल सकता है। लेकिन विदाउट इंडिकेशन होम्योपैथी हमारे हिसाब से तो डिफिकल्ट है। आज एक बहुत अच्छा वाक्य सेंटेंस था जो हमने पढ़ा कि देर इज नो क्लासिकल, सब क्लासिकल, हाइपर क्लासिकल, बिलो क्लासिकल, थेरापुटिक, ऐसा कोई अलग अलग मेथड ऑफ होम्योपैथी नहीं हो सकता है। अगर कोई भी इंसान है जो होम्योपैथी के कार्डिनल बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल हैं जो मास्टर हनीमैन ने दिए हैं, आचार्य हनीमैन के जो बेसिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को पकड़ के किसी भी वे से प्रैक्टिस करता है, वो होम्योपैथी ही है। ठीक है, तो ये एक चीज हमारे दिमाग के अंदर रहना चाहिए। हर मटीरिया मेडिका के व्याख्यान के अंदर हम 5 मिनट 10 मिनट जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हम जो कॉमन सोचते हैं ना, उस सोच के अंदर हम कुछ विचार इंप्लांट कर रहे हैं कि कहां पे प्रॉब्लम आता है, वो तो थेरापुटिक करते नहीं, उसमें से भी जो सीखने को मिले वो सीखो। हमने सुना था ना, शुक्राचार्य ने कहा था कि सीखने को मिले तो दुश्मन के अंदर से भी सीखा जाना चाहिए। तो उसको अप्लाई करो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लो कि कोई थेरापुटिक वे से प्रैक्टिस करते हैं तो उनके पास से भी जो सीखने को मिले वो सीखो, कोई दूसरा किसी वे से प्रैक्टिस करते हैं तो वहीं से भी जो मिले वो सीखो, कोई डेल्यूजन पे करते हैं तो वहां से जो मिले वो वहां से सीखो, फिर उन सब में से जो आपको सत्य लगे उसका स्वीकार करो और अपने तरीके से प्रैक्टिस करो। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की प्रैक्टिस में हनीमैन साहब ने जो सिद्धांत दिए हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वहां कॉम्प्रोमाइज होता है इसका मतलब होम्योपैथी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ। ठीक है, सीटी बज रहा है कुकर का, खिचड़ी खाएंगे। चलिए, तो खिचड़ी खाने से पहले हम एंटीमोनियम टार्टम के बारे में जानते हैं। एंटीम टार्ट मेडिसिन फॉर कफ न्यूमोनिया, है ना। बस वो सोच निकाल देनी है। मैंने पहले भी कहा था, हम आपको कुछ नया सिखाने वाले नहीं हैं, कोई नया थॉट ऑफ स्कूल नहीं देंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। हम यहाँ पे साफ सफाई करने आए हैं। हमको हनीमैन साहब ने यही सेवा सौंपी है कि जा बेटा साफ सफाई करो। तो गुरुकुल के जितने भी लोग हैं उनका मकसद इतना ही है कि जो प्रिजुडिसनेस है, जो फिक्सिटी है, जो होम्योपैथी के सिद्धांतों के ऊपर धूल आ गई है, उसको हटाओ, होम्योपैथी के बेसिक सिद्धांतों को खुला करो, जिनको लेना है वो आके ले लेंगे। धन्यवाद। चलिए, एंटीम टार्ट क्या क्या इंडिकेशन है। चिली, फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली। डॉक्टर साहब ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि पेशेंट चिली हो तब ही एंटीमटाक प्रिस्क्राइब करना है, नेवर। अगर दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं, पेशेंट हॉट है, तब भी एंटीमटाक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। हमारे शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फिक्सिटी नहीं है। लेकिन अगर चिली मिला तो इट इज वन इंडिकेशन फॉर एंटीमटाक। थर्स्टलेसनेस दूसरा। तीसरा, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन। कोई भी कंप्लेन है, लेफ्ट साइडेड है, तो एंटीमटाक सोचा जाना चाहिए। इंक्रीजिंगली वीक, ड्राउजी, स्वेटी एंड रिलैक्स्ड। एक शब्द के अंदर अगर एंटीमटाक सोचा जाए तो वीक, ड्राउजी, स्वेटी एंड रिलैक्स। वीकनेस आ गया है किसी भी कंप्लेन के साथ, ड्राउजी है, थोड़ा नींद में भी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, पर्सपीरेशन ज्यादा होता है और रिलैक्स्ड है, तो वहां पे एंटीमटाक सोचा जाना चाहिए।
चाहे आपके पास फीवर का पेशेंट आया, उसको न्यूमोनिया है, स्पेशली लेफ्ट लंग अफेक्ट हुआ है, पेशेंट थर्स्टलेस है, ड्राउजी है, बहुत पसीना होता है, थिंक ऑफ एंटिमटाट, इस तरह से आ जाना चाहिए। पेशेंट को डायरिया हो गया है लेकिन पेशेंट वीक ड्राउजी है, चिली थर्स्टलेस है, तो वहीं पे भी एंटीमटाट सोचा जा सकता है। पेशेंट को कार्सिनोमा है, पेशेंट वीक है, ड्राउजी है, बहुत स्वेट होता है, थर्स्टलेस है, और कहां पे कार्सिनोमा हुआ है, तो लेफ्ट साइडेड लंग के अंदर, वहीं पे भी एंटीमटाट सोचा जाना चाहिए। लेफ्ट साइडेड लंग का कार्सिनोमा है, जरूरी नहीं है कि हर बार लेफ्ट साइडेड ही मिले, लंग कार्सिनोमा है, मेटास्टेसिस है, आपके पास पेशेंट सेवा के लिए आए हैं, पेलिएशन करना है, आपने ऑस्कल्टेशन किया, बायलैटरल विजिंग्स मिल रहे हैं आपको, पेशेंट थर्स्टलेस है, पेशेंट चिली है, ड्राउजी है, वीक है, स्वेट हो रहा है, वहां पे भी एंटीमटाट सोचा जाना चाहिए। दिमाग में बैठ रहे हैं ना? इरिटेबल इंक्लिनेशन टू स्लीप इन ऑलमोस्ट ऑल कंप्लेन, हर बार हर कंप्लेन के साथ अगर बहुत नींद आती है तो वहां पे बी एंटीमटाट सोचा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब अब ओल्ड एज के पेशेंट हैं, चाहे उनको न्यूमोनिया है, टीबी है, कार्सिनोमा है, चाहे डायरिया है, आईबीएस है, आईबीएस लेके आपके पास आए, डॉक्टर साहब पूरा दिन सोते रहते हैं, पता नहीं 6-8 महीना हो गए, दिन में 5-7-8 बार जाते हैं, वो पानी बहुत कम पीते हैं, पूरा दिन सोते रहते हैं और चिली हैं, तो वहां पे बी एंटीमटाट सोचा जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार न्यूमोनिया और वीजिंग साउंड के ऊपर सिर्फ एंटीमटाट दिया जाना चाहिए। फूड पॉइजनिंग हो गया है, डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग होने के बाद ड्राउजी फील हो रहा है और पेशेंट सो जाता है, डॉक्टर साहब 3 दिन से ऐसा हो रहा है, तो वहां पे भी एंटीमटाट सोची जानी चाहिए। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूट मेडिसिन एंड क्रॉनिक मेडिसिन। आप उसको किस तरह से, किस इंडिकेशंस के ऊपर से यूज करते हैं, वो एक्यूट और क्रॉनिक बन जाता है। एक्यूट और क्रॉनिक हमारा यूज होता है, एक्यूट और क्रॉनिक मेडिसिन नहीं होता है। हमारे शब्दों पे गौर कीजिएगा। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आया है, 3-4-5 दिन से दिक्कत है, खांसी हो रही है, न्यूमोनिया हो गया है, और उसमें इनमें से कोई भी 4-5 इंडिकेशन मिल रहे हैं और हम एंटीमटाट वहां पे यूज करते हैं, तो एक्यूट डिसीज के अंदर यूज किया हुआ एंटीमटाट मतलब कि एक्यूट हुआ ना। कोई मरीज है हमारे पास आते हैं, कार्सिनोमा ऑफ लंग लेके और बायलैटरल वीजिंग है, एप्पल बहुत अच्छे लगते हैं, और इन 3-4 इंडिकेशन के ऊपर हमने एंटीमटाट उनको प्रिस्क्राइब किया है, तो वहां पे एंटीमटाट क्रॉनिक हुआ। There is no medicine known as acute medicine और chronic medicine। हम उनका उपयोग किस तरह से करते हैं, अगर acute disease के अंदर उपयोग करते हैं तो वो medicine as a acute वर्क करेगा, chronic disease के अंदर उपयोग करेंगे तो वो medicine as a chronic medicine वर्क करेगा। बस हमारा दिक्कत वहीं पे है कि हम उपयोग की जगह मेडिसिन के ऊपर थोप देते हैं, बेलाडोना ये तो एक्यूट मेडिसिन है, एंटीमटाट ये तो क्रॉनिक मेडिसिन। नहीं होता है, मेडिसिन इज मेडिसिन, वो एक्यूट और क्रॉनिक नहीं होएगा। उसका यूज किस तरह से करते हैं वो एक्यूट और क्रॉनिक होएगा। दिमाग में बैठ रही ना बात? डाइजेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि जो कोरा स्लेट होता है ना, उसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत लिखा हुआ होता है तो उसको पहले पहुंचना पड़ता है और उसके बाद लिखना पड़ता है। हर एक बंदे की ताकत नहीं होती है। हमारे पास स्टूडेंट आते थे सीखने के लिए, 10-12 स्टूडेंट से शुरू हुए थे, आज 3-4 रह गए हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको बात डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। डाइजेस्ट नहीं हो पाती है तो प्रश्न कीजिए। उपनिषद वहीं से शुरू हुए हैं, ज्ञान की शुरुआत वहीं से है जहां से प्रश्न हो। आप प्रश्न करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी के विरोधी हैं। प्रश्न हमेशा सत्य के लिए किए जाते हैं। हम तर्क क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि सत्य का शोधन हो सके। हमारे भी किसी भी व्याख्यान के अंदर आपको कोई भी प्रश्न लगे, इसीलिए आपको संयोजक दिए गए हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत कम लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, उससे भी बहुत कम लोग हैं जिनको प्रश्न होता है, उससे भी कुछ लोग ही हैं जो प्रश्न करते हैं। विद्यार्थी वही है जिसको प्रश्न हो। अगर आपको देखना हो तो हमारे उपनिषदों के अंदर ही है, नाम भूल गए हम, क्या नाम था उसका, जाम्बाल। उपनिषद का एक बहुत अच्छा स्टोरी था उसका, सत्यकाम जाबाल। यस, सत्यकाम को हर बार प्रश्न होते थे, ये सूरज क्यों चमक रहा है, ये तारे क्यों चमक रहे हैं, सूरज कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये पानी में आवाज क्यों आ रही है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज पे प्रश्न होते थे। और उसको प्रश्न हुए, जी हाँ, वो वैदिक काल की बात है, और उनका कोई गोत्र नहीं था, ऐसा कुछ स्टोरी है पूरा। कोई उनको अपना चेला बनाने को तैयार नहीं था,
एक बहुत बड़े विद्वान आए थे और उन्होंने सत्यकाम को पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। सत्यकाम ने अपनी माता से पूछा। उसकी माता ने कहा कि अपने गुरु को बताना, मेरी माता ने बहुत लोगों की सेवा की है, इसीलिए मेरे पिता का नाम और गोत्र नहीं बता सकते। सत्यकाम ने जाके वो कह दिया। बहुत गुरु जी ने क्या कहा, उसको अपने ज्ञान के गर्भ में धारण किया। जिस तरह से माता अपनी संतान को गर्भ में धारण करती है और 9 महीने बाद प्रसूति होती है, पीड़ा होती है, और उसके बाद वो संतान विश्व के अंदर आती है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जो अपने गुरु के पास समर्पण से जाता है, गुरु उसको अपने ज्ञान के गर्भ में धारण करते हैं, और पूरा उसका कोई टाइम पीरियड लिमिटेड नहीं होता है 9 महीने। जब उसका टाइम हो जाता है तब वो व्यक्ति एक नया व्यक्ति बनकर समाज के अंदर आता है। इसके लिए भी अवधारणाएं की गई हैं। तो उस विद्वान ने इसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, विदाउट पिता के सिवा और गोत्र के सिवा। उस टाइम के दूसरे विद्वानों ने बहुत विरोध किया, और तब विद्वान ने जवाब दिया कि जो सत्य बोल सकता है वही विद्या का अधिकारी है। आप अपनी बात, अपनी ये भी जो लैक्स हैं, अपनी भूलें हैं, वो स्वीकार कर सकते हैं। सत्यकाम और उसकी मां ने किए हैं, इसीलिए यही विद्या का अधिकारी है। और वैदिक वाक्य वहीं से शुरू होते हैं। जहां जहां किसी को सीखने की इच्छा होती है, बस उसको अपने आप गुरु मिल जाते हैं। और हमें मास्टर हनीमैन मिले हुए हैं, लेकिन हमको सीखने की इच्छा नहीं है, इसीलिए हम सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें थॉट्स ऑफ स्कूल सीखना होता है, हमें होम्योपैथी नहीं सीखना होता है। इसीलिए वो बच्चे आते हैं हमारे पास, थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं, चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब गुरुकुल में भी 200 लोग ज्वाइन हुए थे, अभी शायद 25 या 30 लोग हैं जो कंटिन्यू सीख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका जितना समर्पण होगा उनको उतना मिलेगा। अनविलिंग टू बी लुक्ड और टच, हमने कल ही बात की कि अगर उसको कोई देखेगा, टच करेगा तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, वो रोने लगेगा। क्लिंगिंग टू अटेंडेंस, जो भी है उसके साथ ऐसे क्लिंग कर लेता है, भेटना, चिपक जाना, कंगारू देखा है ना, उस तरह से। हम किस बात से शुरू किए थे, चलेगा। वॉन्ट्स टू बी कैरिड अपराइट, अपराइट कैरिड करते हैं तो उसको अच्छा लगेगा। वो इसकी सारी दिक्कतों में ये अगर बैठ जाएगा तो अच्छा रहेगा, अपराइट रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्यों हमें नहीं मालूम है, प्रूविंग के दौरान मिला है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान वेरीफाइड है, इसीलिए है, मिलता है तो एंटीमटाट दे देने का, इतना ही आता है हमें, हमारा अनुभव इतना ही है। कोई विद्वान है उनको ये सब आता है तो कृपया हमें सिखाइएगा। वॉमिट्स और एक्सपेक्टोरेंट्स विथ ग्रेट एफर्ट, वॉमिट भी नहीं हो पाता है, बहुत खांसता है तभी इतना बलगम निकलता है। आपके पास मरीज आता है, डॉक्टर साहब, ओल्ड केस ऑफ सीओपीडी, डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत है, खांसी होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पूरा बलगम भर चुका है, बहुत खांसते हैं लेकिन निकल नहीं पाता है, थोड़ा सा ही निकलता है, पेशेंट थसलेस है, चिली है, दे दीजिए एंटीमटाट। इतना सिंपल है होम्योपैथी। क्लिंगिंग टू अटेंडेंस, नोजिया विथ वीकनेस एंड कोल्ड स्वेट, अगेन कोल्ड स्वेट दूसरा कहां है, वेरेट्रम एल्बम में, कैम्फोरा में, और अब आया एंटीमटाट में। हॉट स्वेट होता है तो ओपियम है। सो इट इज अ मेडिसिन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ आईसीसीयू। ऐसी कंडीशन में भी होम्योपैथी किया जा सकता है। हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार हम लोग ही हैं, क्योंकि हमें उस तरह का प्रैक्टिस नहीं करना है। हम अपनी प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड हैं और बटे हुए हैं। लेकिन शायद कभी कभार अपने क्लोज रिलेटिव, अपने फैमिली मेंबर्स हों तो एंटीमटाट दिमाग में आ जाए तो एक बार प्रयोग कर सकते हैं। सो नोजिया विथ वीकनेस एंड कोल्ड स्वेट, फोर्सिबल वॉमिटिंग, देन एग्जूस्टेड एंड स्लीप, बहुत ऐसे डॉक्टर साहब दिक्कत हो जाती है, फिर ऐसे उंगली डाल के वॉमिट कर देता हूँ, थोड़ा सा ही वॉमिट होता है, बहुत थक जाते हैं और सो जाते हैं, पेशेंट चिली है, थसलेस है, एप्पल डिजायर है, और अपराइट पोजीशन में ऐसे बैठने से अच्छा लगता है, ऐसे 3 4 5 इंडिकेशन मिले, एंटीमटाट दीजिए। अभी का ही एक अस्थमा का केस है, बायलैटरल वीजिंग था, एप्पल डिजायर था और चिली पेशेंट था। इन 3 इंडिकेशन के ऊपर एंटीमटाट प्रिस्क्राइब किए हैं, 2 महीना हो गए, एक भी दौरा नहीं है, सीजन चेंज हुआ फिर भी। हनीमैन साहब का कृपा है, आप भी कर सकते हैं। हमने क्या नया किया, कुछ नहीं, हनीमैन साहब जो लिख के गए हैं वो कर रहे हैं, इतना सिंपल है होम्योपैथी। कोर्स रैटलिंग कफ येट लेस फ्लेगम इज राइज, अगर आप
इतना वीजिंग होता है कि आपको विदाउट स्टेथोस्कोप भी सुनाई दे सकता है, और स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार बिना स्टेथोस्कोप के ही वीजिंग सुनाई दे तो ही एंटीमटाट सोचना है, नहीं, वीजिंग सुनाई देता है तो एंटीमटाट का एक इंडिकेशन है। अगर वीजिंग नहीं सुना देता है लेकिन दूसरे सिम्टम मिलते हैं तो भी एंटीमटाट दिया जा सकता है। कुछ भी जरूरी नहीं है, 3-4-5 इंडिकेशन जरूरी है, वो कोई भी इंडिकेशन हो सकते हैं। मैं मेंटल के बिना प्रिस्क्राइब नहीं करता, तो ये पर्टिकुलर जो फिजिशियन है वो उनका स्टाइल है, वो उनका इंडिविजुअल प्रैक्टिस है। होम्योपैथी के अंदर ऐसा नहीं है कि मेंटल के बिना प्रिस्क्राइब नहीं होगा, मैं थर्मल के बिना प्रिस्क्राइब नहीं करता, कभी थर्मल क्रॉस नहीं करता। होम्योपैथी कह रही है इंडिकेशन लो, बस बात खत्म करो। सो 100% वाला जो फॉर्मूला है वो हमें जब तक अनुभव है, हम जब तक समझे हैं होम्योपैथी को, वो होम्योपैथी में नहीं आएगा कि एंटीमटाट हर बार चिली होना चाहिए, एंटीमटाट हर बार थर्स्टलेस होना चाहिए, एंटीमटाट हर बार लेफ्ट साइडेड। नो, राइट साइडेड भी मिल सकता है, थर्स्टी भी मिल सकता है, हॉट भी मिल सकता है, मगर हमें वो मेडिसिन नहीं पढ़ना है, हमें इंडिकेशन पढ़ने हैं। कि हम वो प्रॉब्लम हमें क्यों होता है कि हम ऐसे पढ़ते हैं एंटीमटाट ऐसा 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 होता है, नहीं रे, ऐसे 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 इंडिकेशन मिले तो एंटीमटाट दिया जा सकता है। बैठ रही है बात मगज में? अगर चिली लेफ्ट साइडेड वीजिंग मिला तो भी एंटीमटाट दे सकते हैं, थर्स्टलेस राइट साइडेड एप्पल डिजायर वीजिंग मिला तो भी एंटीमटाट दे सकते हैं। कोई भी 3-4-5 इंडिकेशन मिलने चाहिए। मस्ट सीट अप टू ब्रीथ और कफ, बैठने से अच्छा लगता है, अपराइट पोजीशन से अच्छा लगता है। सफोकेटिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विथ साइनोसिस, बोले ना हम आईसीसीयू का मेडिसिन। तो आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई मरीज आता है, नॉन केस ऑफ सीओपीडी है, लेकिन अभी आते हैं तो साइनोस दिख रहा है, ऑक्सीजन नापेंगे तो कम ही आएगा, साइनोस दिख रहा है तो रेस्पिरेटरी फेलियर के थ्रू पेशेंट जा रहा है, और आपने देखा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कौन सी ब्रीथ आती है, शायद गुस्मांस ब्रीदिंग आती है एक, पढ़िएगा, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है, आप तो जानते ही होंगे उनका नाम। वो हिपेटिक फेलियर या रीनल फेलियर में होता है गुस्मांस ब्रीदिंग, या समय याद आ गया ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देख के, इसीलिए बोल रहे हैं। तो आपका एलाइड का नॉलेज भी साफ होना मांगता है। साइनोस्ड पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, इवन अभी भी जो फ्लू लाइक इलनेसिस चल रही है वहां पे अगर आपको साइनोसिस मिलता है, आप ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं तो वीजिंग मिल रहा है, अंदर से साउंड मिल रहा है, और साइनोस्ड पेशेंट है, और आपने देखा कि पूरे बदन पे कोल्ड पर्स्पिरेशन आपने टच किया तो महसूस हुआ, तो वहां पे भी एंटीमटाट सोचा जा सकता है। इसीलिए हर बार एक मेडिसिन के साथ एक पहलू ऑफ होम्योपैथी लेके आते हैं जो आपको टच करे। Pustules of entimtat are very similar to those variola, hence useful in smallpox and chickenpox. याद रखें क्या लिखा है, जो पस्ट्यूल्स होते हैं एंटीमटाट के वो वेरियोला के पस्ट्यूल जैसे ही होते हैं, इसीलिए स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के केसेस के अंदर एंटीमटाट यूजफुल है, लेकिन हर स्मॉल पॉक्स और हर चिकन पॉक्स के केस के अंदर एंटीमटाट यूजफुल होगा ऐसा नहीं लिखा है। नहीं कहते हैं कि एंटीमटाट स्पेसिफिक मेडिसिन है, हाँ अगर दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं उस तरह के तो एंटीमटाट यूज किया जा सकता है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अब aggravation in warm room, warm weather, overheating, change of weather, anger, lying motion, rising from seat, इन सब से दिक्कतें बढ़ती हैं। चिली है बट एग्रावेशन फ्रॉम हीट है, तो हमें उसको क्या कंसीडर करना है? डॉक्टर साहब वैसे मेरे से ठंड बर्दाश्त नहीं होती है लेकिन गर्मी में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, एग्रावेशन का मतलब दिक्कतें बढ़ जाना, और चिली हम जिसको चिली और हॉट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं उसका मतलब होता है सेंसिटिव टू। एमिलोरेशन फ्रॉम लाइंग ऑन राइट साइड, सिटिंग और बीइंग कैरिड अपराइट, डिस्चार्ज आफ्टर एमिलोरेशन, कोई भी डिस्चार्ज हो, इरेक्टेशन इज वन टाइप ऑफ डिस्चार्ज। पता चल रहा है, गैस हो जाती है, डकारें आती हैं, अगर फ्लैटस आती है तो इट इज वन टाइप ऑफ डिस्चार्ज। यस, एयर डिस्चार्ज, बट इट इज डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज के दौरान क्या होता है, देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ द नेगेटिव एनर्जी। किसी भी तरह की जो नेगेटिव एनर्जी है, हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज को एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं, वो जब मायाजम और वाइटल फोर्स के ऊपर हम जाएंगे तब डिटेल के अंदर जाएंगे। सो वो
डिस्चार्ज कोई भी हो, चाहे यूरिन हो, स्टूल हो, इरेक्टेशंस हो, फ्लैटस हो, वॉमिटिंग हो, तो उसके अंदर वो कुछ गड़बड़ है वो निकलती है। लेकिन जो वो कांस्टेंट रहे, पेशेंट को, मरीज को रोज बरोज की लाइफ जीने में भी दिक्कत होने लगे, तभी उसका ट्रीटमेंट करना है। और नेवर सप्रेस। अगर किसी भी डिस्चार्ज को सप्रेस किया जाता है तो वो मायाजम क्या होता है, सेंसिटाइज होएगा, डिसीज का इंटीरियराइजेशन होएगा, और वहां से क्या होगा, दूसरा कोई ऑर्गन अफेक्ट होगा, सेकेंडरी और टर्सरी सिम्टम ऑफ दैट मायाजम आएंगे। लेकिन क्या कब सप्रेस होएगा, जब आप डिसिमिलर मेडिसिन देंगे, एंटीपैथिक मेडिसिन, एंटीपैथिक का मतलब क्या होता है कि उससे विपरीत एक्शन वाली मेडिसिन देंगे। हम किसी पथी के अगेंस्ट नहीं है, किसी स्कूल ऑफ थॉट्स के अगेंस्ट नहीं है, ये मत सोचिएगा कभी भी। अगर आप सिमिलिमम देते हैं तो सप्रेशन नहीं होगा। इसीलिए फॉलोअप इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमें वो सब देखना है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ डॉक्टर कैंट, डॉक्टर जेटी कैंट, ठीक है। प्यूपुरल कन्वर्जन अमिलोरेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यस, इसके बारे में हम बहुत सुने हैं हमारे अस्पताल के अंदर कि ब्लू बेबी बॉर्न होते थे और उसको होम्योपैथी दी जाती थी और धीरे धीरे बेबी पिंक होने लगते थे, ऐसा हमने सुना है। बहुत गर्व महसूस होता है तब। अगर फीमेल है, एक्लेम्सिया है, चाहे प्री एक्लेम्सिया है, एक्लेम्सिया ही होगा, प्रोपोरल कन्वर्जन है तो एक्लेम्सिया आता है, लेकिन चाइल्ड बर्थ के बाद वो एमिलोरेशन, उसको कन्वर्जन कम हो जाते हैं। अब कन्वर्जन हो रहे हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो क्या होगा, स्पाज्म, कॉन्स्ट्रक्शन होगा, और किसका होगा, सभी मसल्स का होगा, ट्विचिंग, ट्विचिंग होगा ना, टॉनिक क्लॉनिक स्पाजम्स मिलेंगे, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स का भी स्पाजम होगा, और स्पाजम होगा तो क्या होगा, एटीपी में से एडीपी बनेगा, एटीपी में से एडीपी बनेगा, तो उसके अंदर किसका यूटिलाइजेशन होगा, उसके अंदर यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का, मतलब कि ऑक्सीजन का डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, और अब ऑक्सीजन का डिमांड बहुत बढ़ गया है तो क्या होगा कि लंग्स उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, अपना बॉडी अपने को पहले सेव करता है, दूसरे को बाद में करेगा, तो जो नियोनेट है उसको जो ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही थी वो कम होएंगी, और वो कम होएंगी तो क्या होगा, ब्रेथलेस एंड पेल व्हेन बॉर्न, एस्फेक्सिया नियोनेटम। अब कन्वर्जन नहीं हुआ है, फिर भी अगर एस्फेक्सिया नियोनेटम के साथ कोई मरीज है तो वहां पे बी एंटीटाट सोचना है। क्लियर। बेबी जैसे ही बॉर्न हुआ, ब्रेथलेस है और पेल है, तो वहीं पे एस्फेक्सिया है तो एंटीटाट सोचा जाना चाहिए। हमने आपको पहले भी कहा, मेडिसिन फॉर आईसीसीयू, चाहे वो एनआईसीयू हो, पीआईसीयू हो या एडल्ट का आईसीयू हो, कोई दिक्कत नहीं। वीपिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग कंप्लेन, रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग मेंसिस, मेंसिस के दौरान कोई भी दिक्कत बढ़ जाती है, रोना भी बढ़ सकता है, कुछ भी बढ़ सकता है, रोना इज अगेन डिस्चार्ज, अच्छी बात है। व्हाट्स ऑन बैक ऑन ग्लांस पेनिस वेरी कैरेक्टरिस्टिक, ग्लांस पेनिस के बैक के ऊपर अगर वाट मिलता है तो इट इज इंडिकेशन फॉर एंटीटाट। अब हम तो क्या पढ़ेंगे, मेडिसिन फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, देखा ना, डिसऑर्डर के लिए मेडिसिन नहीं होता है, मेडिसिन कोई स्पेसिफिक पैथोलॉजी के लिए नहीं होता है, मेडिसिन फॉर कोई डिसीज के नाम के लिए नहीं होता है, मेडिसिन होता है फॉर सिक पर्सन। जो सिक पर्सन इस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी, इस तरह के इंडिकेशन लेके आएगा, उसको एंटीटाट देने का। गुरुकुल के अंदर हमारा बस यही मकसद है कि आप लोगों के साथ ये विचार शेयर करें, आप लोगों के साथ अपना ये अनुभव बांटें, बस इस तरह की सोच डेवलप हो, एक बहुत बड़ा टीम क्रिएट हो, क्योंकि विचार हमेशा क्रांति लाते हैं, और एक क्रांति हो। फेस कोल्ड, ब्लू, साइनोटिक, पेल, कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे उम्र वाला है, चाहे कोई भी हो, अगर ये इंडिकेशन मिलता है तो वहां पे भी एंटीटाट सोचा जाना चाहिए। ब्लू साइनोटिक फेस मिलेगा, कई बार पेल भी मिलेगा। अब आप कहेंगे कि इसमें साइनोटिक भी लिखा है, पेल भी लिखा है, तो कब दें? साइनोटिक मिलता है तो भी एंटीटाट सोचना है, पेल मिलता है तो भी एंटीटाट सोचना है, लेकिन कोल्ड स्वेट मिलता है तो भी एंटीटाट सोचना है। पेल या साइनोटिक हो लेकिन कोल्ड स्वेट हो और नियोनेटम का एस्पेक्सिया हो तो वहां पे एंटीटाट सोचा जाना चाहिए। पेल हो और कोल्ड स्वेट हो और वीजिंग साउंड मिलते हैं ऑस्कल्टेशन के अंदर, बस 3 इंडिकेशन मिले ना एंटीटाट के, दीजिए, सी द मिरेकल्स। जब आप सिद्धांतों के ऊपर रह के काम करते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। पेन इन टेस्टिस आफ्टर चेक्ड गोनोरिया, सिर्फ पेन इन टेस्टिस नहीं,
चेक्ड गोनोरिया मतलब कि गोनोरिया हुआ, उसको सप्रेस किया गया विथ एनी मेडिसिन और विथ एनी पथी। सी किसी पथी सप्रेशन पे किसी पथी का कोई अधिकार नहीं है। यू कैन डू सप्रेशन विथ मेडिसिन ऑफ होम्योपैथिक ऑल्सो। होम्योपैथिक दवाई से भी आप सप्रेशन कर सकते हैं, करना है तो। सो गोनोरिया को सप्रेस करने के बाद कोई भी दिक्कत शुरू हुई है तो वो एंटीमटाट का इंडिकेशन है। हर बार गोनोरिया सप्रेस हुआ तो मेडोरिनम और थूजा नहीं सोचना है, एंटीमटाट भी हो सकता है। वायोलेंट पेन इन द सैक्रोल्यूमर रीजन, अब बैक के अंदर, लोअर बैक के अंदर पेन बहुत होता है तो वहां पे भी एंटीमटाट सोचा जाना चाहिए। अब आपने तो सिर्फ वीजिंग साउंड और रेस्पिरेटरी पढ़ा था, आया ना, कितना कुछ आया। बस हमारा वही दिक्कत है कि हम फिक्स हो जाते हैं। हनीमैन साहब के एपोरिज्म नंबर 6 का हम अमल नहीं करते हैं जीवन के अंदर। अमल कीजिए दोस्तों। कोई भी मेडिसिन किसी भी पैथोलॉजी के अंदर, किसी भी पेशेंट के अंदर, किसी भी थर्मल के, किसी भी मेंटल के, कहीं पे भी आ सकता है। इंडिकेशन उसका शर्त है, अगर इंडिकेशन मिलते हैं तो दिया जा सकता है। कोई मेडिसिन कैसा नहीं होता है, एंटीमटाट चिली है नहीं, अगर चिली है तो एंटीमटाट सोचना है, नहीं है तो भी एंटीमटाट आ सकता है दूसरे इंडिकेशन मिलते हो तो। लेकिन हम फिक्स हुए जा रहे हैं, स्टबर्निटी आ रही है बस। वो होम्योपैथी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, आप उसको सिंपल करने के लिए कर सकते हैं, हम भी ऐसे करते हैं कि अगर चिली मिले तो ज्यादा अच्छा है। कुछ 3 4 5 सिम्टम है, जब कैंप करते हैं हमारे गुरु डॉक्टर विजयकर साहब कैंप्स करते थे, होप फॉर हेल्पलेस, तो छोटे छोटे कैंप हम भी करते हैं ना। अंधेरा घना है, माना कि बहुत सारे सूरज हैं जो उस अंधेरे को नहीं मिटा पाते हैं, लेकिन एक दीपक का धर्म है, एक दीपक का कर्म है कि जब तक उसकी जान है वो जला रहे, अंधेरे के सामने लड़ता रहे। हम उनकी तरह बड़े कैंप नहीं करेंगे, अपने लेवल पे जो होता है वो करते हैं। तो उसके दौरान शॉर्ट एंड स्वीट प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो हम थर्मल के ऊपर रिलाई करते हैं, उस टाइम पे थर्मल को अवॉइड नहीं करते हैं। जिस जरा जैसी परिस्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। न्यूमोनिया और राइट लंग विद जॉन्डिस, न्यूमोनिया ऑफ राइट लंग विद जॉन्डिस, और नियोनेटल जॉन्डिस मिला आपने, मिला कि इसको एस्पेक्सिया था, फिर आईसीयू में भी रखा था, अब नियोनेटल जॉन्डिस हो गया है और राइट लंग के अंदर न्यूमोनिया है। तो बस इतनी हिस्ट्री के ऊपर से ही आप एंटीमटाट सोच सकते हैं। वंडरिंग पेन इन ऑल द जॉइंट्स, यस, सिर्फ पल्सेटिला में नहीं आता है, इट कैन बी एंटीमटाट। पल्सेटिला भी थसलेस है, एंटीमटाट भी थसलेस है, दूसरे इंडिकेशन के ऊपर रिलाई करना है। जब ये सिम्टम मिले, जब ये इंडिकेशन मिले, वंडरिंग पेन इन द ऑल जॉइंट, एक जॉइंट में पेन होगा, थोड़े बाद दूसरे जॉइंट में वो चला जाएगा, फिर तीसरे जॉइंट में। पस्चुलर और ब्लू इरप्शन, हमने देखा कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में होता है। स्लीप विथ आर्म्स अंडर द हेड, ऐसे सिर के नीचे हाथ रख के सोते हैं, ऐसे सोएंगा, ऐसे सोएंगा। अब अगर ऐसे सोता हुआ मिलता है तो इंडिकेशन फॉर पल्सेटिला, अगर ऐसे सोता हुआ मिलता है तो इंडिकेशन फॉर एंटीमटाट। लेकिन पल्सेटिला सिर्फ ऐसे सोएगा ऐसा नहीं है, एंटीमटाट भी ऐसे सो सकता है। अगर दूसरे इंडिकेशन एंटीमटाट गाइड कर रहे हैं तो दीजिए। ऐसे सोता है ना इसीलिए हमने एंटीमटाट नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसे सोता था ना इसीलिए हमने पल्सेटिला नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है। दूसरे इंडिकेशन गाइड कर रहे हैं तो दे सकते हैं। जो नहीं मिला है उसके ऊपर फोकस मत करो, जो मिला है उसके ऊपर फोकस करो। ये होम्योपैथी सिखाती है, ये मास्टर हनीमैन सिखाते हैं, ये आचार्य हनीमैन के वाक्य हैं। होम्योपैथी करने में नहीं, जिंदगी जीने में भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। जो मिलता है उसके ऊपर फोकस करो। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अरे दोस्त तेरे पास पैर तो हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैर नहीं है, मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरे पास फलानी कंपनी का शूज नहीं है, अरे तेरे पास पैर तो हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैर भी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो नहीं है ना उसके ऊपर फोकस करते हैं। होम्योपैथी में भी वैसा करते हैं, ये नहीं मिलता है, मेंटल नहीं मिलता है, ये सेंसेशन नहीं मिलता है, ये नहीं है ना इसीलिए नहीं दिया, ऐसा थर्मल नहीं था ना इसीलिए नहीं दिया। जो मिला है उसके ऊपर फोकस कर बंदे, ये हनीमैन साहब सिखाते हैं। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास मेरे पास अच्छा माइक्रोफोन नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बुरा माइक्रोफोन है तो उससे लेक्चर रिकॉर्ड कर, कम आवाज जाएगी, जिसको सुनना होगा वो कम आवाज में भी सुनेगा। कम से कम संसाधन है फिर भी गुरुकुल चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो है ना वो गुरुकुल के लिए बहुत है, लोगों के पास वो नहीं है। आत्मबल, बस ये होना चाहिए। तो जिंदगी के अंदर भी जो है उसके ऊपर फोकस करो, जिंदगी में कभी दुखी नहीं होएगा।
कभी दुखी नहीं होंगे आप, जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो। जितने भी दुखी लोग मिलेंगे ना, वो कहां पे फोकस करेंगे? जो नहीं है उसके ऊपर। जिसके पास पैर नहीं है वो सोचेगा काश मेरे पास पैर होते, जिसके पास पैर हैं वो सोचेगा मेरे पास चप्पल होते, चप्पल वाला सोचेगा मेरे पास शूज होते, शूज वाला सोचेगा मेरे पास साइकिल होती, साइकिल वाला सोचेगा मेरे पास बाइक होंगी, बाइक वाला सोचेगा काश मेरे पास कार होती तो मैं ये कर पाता, मेरे को दुखी नहीं होना पड़ता, कार वाला सोचेगा शायद काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मुझे इतना टाइम नहीं बिगड़ा पाएगा, और वो जो हेलीकॉप्टर वाला होता है ना वो सोचेगा काश मैं शांति से घर पे बैठ पाता। जिसके पास जो है ना वो फोकस नहीं कर रहा है, जो नहीं है उसके ऊपर कंटिन्यू फोकस है, बस दुख की शुरुआत जिंदगी में वहीं से होती है। जिसके पास बीबी है ना वो सोचेगा मेरी बीबी तो ऐसा करती है, मेरी बीबी तो वैसा करती है, फलाना ढिकना पूछना। हस्बैंड मियाँ बीबी में ऐसा कुछ तो होता रहता है ना, कुछ ऐसा तो सोच, कई लोगों के पास बीबी भी नहीं है। आज ही हमने पढ़ा, सोक्रेटिस का नाम जानते हैं ना, उनकी बीवी बहुत झगड़ालू थी। सोक्रेटिस महान आत्मा थे, वो बहुत बड़े दार्शनिक थे। एक बार वो अपने बच्चों को, कुछ शिष्यों को समझा रहे थे, उनकी बीवी ने उनको बोला सोक्रेटिस, सोक्रेटिस ने सुना नहीं, उनकी बीवी आई, मटका पानी का लेके आई और सोक्रेटिस के ऊपर फोड़ दिया। सोक्रेटिस को, शिष्यों को बुरा लगा। सोक्रेटिस ने बोला देखो मेरी बीवी कितनी मेरा ध्यान रखती है, उसने सोचा कि इसको गर्मी होती होगी, आके मेरे को पानी डाल गई। जो है उसके ऊपर फोकस कीजिए। जिसकी बीवी को खाना बनाना नहीं आता है वो बोलेगा यार मेरी बीवी को तो खाना बनाना नहीं आता है, अच्छा खाना नहीं बनता है, क्या करूं। अब कोई है जिसकी बीवी को खाना बनाना आता है, यार क्या करें, इसको तो पिज्जा बनाना नहीं आता है? क्यों? क्योंकि हमारा फोकस वहां पे ही है जो नहीं है वो। जिसकी बीबी पढ़ी लिखी है वो सोचेगा यार पढ़ी लिखी है, हर बार में तर्क करती है, बहुत पूछती है, प्रश्न करती है, हमारे झगड़े बहुत होते हैं। जिसकी बीबी पढ़ी लिखी नहीं है वो सोचेगा मेरी बीबी पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ समझती ही नहीं है। किसकी सोचा? ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आजकल इसी में से ज्यादा इश्यू आ रहे हैं। समझ आ रहा है ना? जिंदगी का और होम्योपैथी का को रिलेशन है। फिलोसॉफी जो जिंदगी जीने का सब्जेक्ट है। इंपेंडिंग पैरालिसिस ऑफ द लंग, अगर लंग का पैरालिसिस होते जा रहा है तो भी एंटीमटाट सोचा जा सकता है। टंग कोटेड वाइट पेस्टी विथ रेड एंड पेपिलाइड एंड रेड एजिस। सो ऑब्जर्वेशन भी करना है। आईसीसीयू में पेशेंट आया, कोल्ड स्वेट है और साइनोसिस है, तो जरा मुंह खोल के टंग देख लो, मिलता है तो एंटीमटाट यार दे दो, बहुत बढ़िया, दिया जा सकता है, सोचा जा सकता है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, वेक्सेशन, एंगर का गुस्सा, रोष, मन के अंदर जो गुस्सा गांठ बांध के रख लेते हैं ना वो टाइप का गुस्सा, वेक्सेशन, रोष, चीड़, उन सब में से जो भी, उन सब के बाद में अगर दिक्कतें शुरू होती हैं तो भी एंटीमटाट सोचा जाना चाहिए। स्मॉल पॉक्स के बाद कुछ दिक्कतें रह गई हैं, शायद दूसरे साइंस में होगा तो हमें नहीं मालूम है, होम्योपैथी के अंदर है कि अगर कोई डिसीज हुआ और उसके कुछ बैड इफेक्ट्स रह गए तो वो कुछ मेडिसिन में आता है तो वो मेडिसिन वो कवर करती हैं। तो स्मॉल पॉक्स के कुछ बैड इफेक्ट्स रह गए, अगर स्मॉल पॉक्स के बाद अगर कोई दिक्कत शुरू हुई, या तो स्मॉल पॉक्स के दौरान हुई या तो स्मॉल पॉक्स खुद हुए हैं, तो वहां पे भी एंटीमटाट दिया जा सकता है। वैक्सीनेशन, सो आफ्टर वैक्सीनेशन बहुत थियरीज हैं वैक्सीनोसिस के लिए, लेकिन अगर वैक्सीनेशन लेने के बाद कोई दिक्कत शुरू हुई है, वैक्सीनेशन के और दूसरे 2-4 इंडिकेशन मिलते हैं, तो वहां पे एंटीमटाट सोच सकते हैं। एक्सपोजर टू डैम्पनेस आफ्टर ईटिंग और सप्रेस्ड माइकोसिस, इनमें से कोई भी इंडिकेशन मिलता है तो एंटीमटाट सोचा जाना चाहिए। एपेटाइट, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर लिटल एंड ऑफ्टन, वैसे थर्स्टलेस है लेकिन कैसा पानी पिएगा? ठंडा पानी। क्रेव्स फॉर एप्पल्स एंड एसिड, एप्पल क्रेविंग के लिए मिलता है और उसको रेस्पिरेटरी कंप्लेन ज्यादा मिलती हैं, या तो जीआईटी की कंप्लेन है, और एप्पल क्रेविंग, चिली पैशन, थर्स्टलेस मिलेगा तो वहां पे हमको एंटीमटाट सोचना है। अगर रिंगवॉर्म मिलता है, एप्पल क्रेविंग मिलता है, तो वहां पे टेलुरियम सोचा जा सकता है। एवर्जन टू मिल्क, एवर्जन टू टोबैको, एवर्जन टू फूड, एग्रावेशन फ्रॉम मिल्क एंड सॉर्थिंग, इनमें से भी कोई इंडिकेशन मिलता है तो भी एंटीमटाट सोचा जाना चाहिए। माइंड, क्लिंग्स टू अटेंडेंस, dread of being alone, aversion to being touched or looked at, frightened at night at trifles,
बच्चा है, रात को डर जाता है, रात को बहुत परेशान करता है, सोता नहीं है, उसको बार बार सर्दी जुकाम लग जाता है, एप्पल बहुत खाता है और खट्टी चीजों से उसको दिक्कत बढ़ जाती है, तो वहां पे भी एंटीमटाट सोचा जाना चाहिए। टॉकिंग इन स्लीप, ड्राउजी, कोमेटोज, लैक ऑफ रिएक्शन, ये कहां का इंडिकेशन है? आईसीसीयू का। इट इज अ वन इंडिकेशन फॉर एंटीमटाट। अगर पेशेंट आईसीसीयू में, मतलब लैक ऑफ रिएक्शन, मतलब कोमेटोज टाइप ऑफ पेशेंट है, तो इट इज वन इंडिकेशन। अगर साइनोसिस है तो इट इज सेकंड इंडिकेशन। कोल्ड पर्स्पिरेशन है तो थर्ड इंडिकेशन। 3 इंडिकेशन मिले, पेशेंट चिली हो, हॉट हो, मेंटल मिले ना मिले, 3 इंडिकेशन मिले, आप एंटीमटाट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो नहीं मिला है उसके ऊपर कभी फोकस नहीं करना है, जो मिले उसके ऊपर फोकस करना है। बस जिंदगी में सुखी रहने का, आनंदित रहने का बस एकमात्र यही रास्ता है, और होम्योपैथी करने का भी। जीवन के कुछ सत्य हैं। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत है, शायद लगता है अच्छा नहीं हो पाएगा। बस तो हर लेक्चर के अंदर, हर व्याख्यान के अंदर इसी तरह से हम इतने इंडिकेशन तो लेते ही, उनमें से कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिले तो वहां पे एंटीमटाट सोचा जा सकता है, एंटीमटाट दिया जा सकता है। हर व्याख्यान के अंदर थोड़ा 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 फिलोसॉफी लेते हैं, जो अपने को जीवन जीने में भी काम आता है, अच्छा होम्योपैथी करने में भी काम आता है। बस फिलोसॉफी यही है जो आपके जीवन को सरल बना दे। इसीलिए सबका सरल होम्योपैथी में स्वागत है। अगर आपको हमारे व्याख्यान अच्छे लगते हैं, आप होम्योपैथी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप भी होम्योपैथी करिए, ये व्याख्यान को बार बार देखिए और अपने दोस्तों को भी गुरुकुल के साथ जोड़िए। ज्यादा से ज्यादा लोग